अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अली जैन एंड यू वाचिंग इजी लर्निंग। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी एक सीरीज़ एक प्लेलिस्ट हमारी एकेडमिक राइटिंग के हवाले से चल रही है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि पैराग्राफ किस तरह लिखते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके अलावा मैंने आपको सबऑर्डिनेशन के बारे में बताया है, कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया है। तो आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए ले आया हूँ कि जो सेंटेंसेस आप लिखते हैं उनमें हम कौन सी मिस्टेक्स कर जाते हैं और हमें पता नहीं चलता। इवन हम सेल्फ एवेलुएशन भी करें तो हमें फिर भी नहीं पता चलता। हमें उनके बारे में पता ही नहीं है कि वो मिस्टेक्स कौन सी हैं। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको इस बारे में मालूम नहीं है कि वो कौन सी मिस्टेक्स कर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी राइटिंग को मैच्योर बनाना चाहते हैं और एक मैच्योर राइटर बनना चाहते हैं, आप ऐसे लिख रहे हैं या कोई भी राइटिंग ड्राफ्ट है तो उसमें आप शो करना चाहते हैं कि आप एक मैच्योर राइटर है, तो उसके लिए आपको इन मिस्टेक्स को जानना ज़रूरी है ताकि आप अपनी राइटिंग को बेहतरीन बना सकें। और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और इस वीडियो को आप लाइक करेंगे इंशाल्लाह। और इस चैनल पर और ज़्यादा जो भी वीडियोस हैं उनको आप देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें और उनसे आप फ़ायदा हासिल करें। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैरेललिज्म का क्या मतलब है? राइटिंग में पैरेललिज्म का मतलब होता है जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं या लिस्ट बना रहे हैं किसी चीज़ की, तो सेंटेंस के अंदर आपका जो ग्रामेटिकल पैटर्न है वो सेम होना चाहिए। इफ़ द फर्स्ट आइटम इज़ नाउन देन ऑल द आइटम्स in the list should be noun. If it is dependent clause then all other should be dependent clause. ठीक है, अगर आपके पास एक नाउन लिखा हुआ है एक लिस्ट में एक सेंटेंस में, तो आपने बाकी के भी जो है वो आपने नाउन बनाने हैं। और अगर आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो आपने बाकी भी डिपेंडेंट क्लॉज ही लिखनी है। और तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या जो चीज़ आप कंपैरिजन कर रहे हैं वो कंपैरिजन बनता भी है या नहीं बनता, ये आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर है नॉट पैरेलल की माई इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास इज मेड अप ऑफ चाइनीज स्पेनियर्ड्स एंड सम आर फ्राम बोस्निया। देखें आपके पास चाइनीज़ एक नाउन है, स्पेनियर्ड्स एक नाउन है, जबकि एंड के बाद सम आर फ्राम बोस्निया ये एक आपके पास एक अलग से फ्रेज आ गई है। पैरेलल इसको कैसे बनाते हैं? माई इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास इज मेड अप ऑफ चाइनीज़ स्पेनियर्ड्स एंड बोस्नियंस। अब देखिए सम आर फ्राम बोस्निया से हमने इसे एक नाउन में तब्दील कर दिया है बोस्नियंस में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज पर एक एग्जांपल है द लैंग्वेज स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द इवनिंग क्लासेस आर द सेम एज द डे क्लासेस। अब देखें यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है वो डे क्लासेस और इवनिंग क्लासेस का नहीं हो रहा, ना स्टूडेंट्स ऑफ डे क्लासेस और स्टूडेंट्स ऑफ इवनिंग क्लासेस का हो रहा है, बल्कि लैंग्वेज स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द इवनिंग क्लासेस और लैंग्वेज स्किल्स इन द स्टूडेंट्स ऑफ द डे क्लासेस, उन दोनों का लैंग्वेज स्किल्स का जो कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे द लैंग्वेज स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स इन द इवनिंग क्लासेस are the same as the language skills of day classes, ठीक है। अगर आपके पास पैरेललिज्म नहीं क्रिएट हुआ तो उसको क्रिएट करने का तरीका क्या है? अगर तो आप यूज़ करना चाहते हैं कोऑर्डिनेटर यानी एंड और बट को यूज़ करना चाहते हैं तो उसका ये तरीका है विद एंड। अगर आप एंड को यूज़ करेंगे तो आपके पास यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। द फेडरल एयर पोल्यूशन कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेट्स ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट एंड द फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन मेक सिमिलर रेगुलेशन फॉर एयरक्राफ्ट। यहाँ पर आपके पास यहाँ पर ये देखें आपके पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं जिनको आपने एंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये बहुत ही ईजी है। विद बट अगर आप बट यूज़ करें तो आप पैरेललिज्म कैसे क्रिएट करेंगे? द स्टेट्स रेगुलेट द नॉइज क्रिएटेड बाय मोटर व्हीकल्स बट नॉट बाय कमर्शियल एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पर देखें बाय मोटर व्हीकल्स ये आपके पास प्रीपोजिशनल फ्रेज है और बट को आपने लगाया और उसके बाद आपने कमर्शियल नॉट कमर्शियल एयरक्राफ्ट ये नहीं लिखा, बल्कि आपने लिखा बट नॉट बाय कमर्शियल एयरक्राफ्ट, यानी आपने दूसरे भी बाय के साथ प्रपोजिशनल फ्रेज ही आपने बट के बाद भी यूज़ किए।
विद और के साथ आप किस तरह करेंगे, पेस्टिसाइड्स कैन नॉट बी सोल्ड इफ दे हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमंस, ऑन एनिमल्स लाइफ और ऑन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर देखें इफेक्ट के बाद ऑन ह्यूमंस, यहाँ पर आपके पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, दूसरी ऑन एनिमल लाइफ, दूसरी प्रीपोजिशनल फ्रेज, और उसके बाद और द इन्वायरमेंट आपने नहीं लिखा, बल्कि आपने कैसे लिखना है, और ऑन द इन्वायरमेंट। यानी आपने थर्ड भी और के बाद भी आपने जो प्रीपोजिशनल फ्रेज ही यूज़ करनी है, अगर आप पहले प्रीपोजिशनल फ्रेज यूज़ करें। अगर आप पहले नाउन यूज़ करेंगे तो बाद और के बाद भी नाउन ही आएगा, ठीक है। अब आप पैरेललिज्म को कोरिलेटिव कंजंक्शन जो होती है उनको यूज़ करके आप किस तरह पैरेललिज्म क्रिएट कर सकते हैं। देखें आपके पास कोरिलेटिव कंजंक्शन पहले हम देख लेते हैं। बोथ एंड एक सेंटेंस के अंदर आप यूज़ करेंगे, इधर और एक सेंटेंस के अंदर आप यूज़ करते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं। यानी अगर आपने इधर यूज़ किया तो आपने और भी यूज़ करना है सेंटेंस के अंदर, निदर यूज़ किया है तो आपने नॉर भी यूज़ करना है, नॉट ओनली यूज़ किया है तो बट ऑल्सो भी यूज़ करना है, ठीक है। बोथ यूज़ किया है तो उसके साथ एंड भी यूज़ करना है। तो इनको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, यानी अगर इनमें से एक आएगी तो दूसरी का आना भी ज़रूरी है। A new law provides the means for both regulating pesticides and ordering their removal if they are dangerous। तो आप यहाँ पर देखें हमने पैरेललिज्म किस तरह क्रिएट की है, बहुत के बाद रेगुलेटिंग पेस्टिसाइड एंड ऑर्डरिंग देयर रिमूवल इफ दे आर डेंजरस। एंड के बाद आपने क्या किया है, एक पूरी इंडिपेंडेंट लॉज आपने लगाई है। उसके बाद नेदर और नॉर को किस तरह यूज़ किया देखें। मैनी पीपल आर नेदर कंसर्न्ड अबाउट पॉल्यूटर्स नॉर वरीड अबाउट देयर फ्यूचर इम्पैक्ट। अब आप ये इस तरह नहीं करना कि मैनी पीपल आर नेदर कंसर्न्ड अबाउट पॉल्यूटर्स नॉर अबाउट देयर फ्यूचर इम्पैक्ट। तो देखने में तो ये सही लगेगा, लेकिन ये वैसे सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, आपका एरर आ जाएगा। नेदर कंसर्न्ड यहाँ पर आपकी फॉर्म लगी है सेकंड कंसर्न्ड, तो यहाँ पर भी आपने वरीड आपने यूज़ किया। देखें सेम आपका पैटर्न जो यूज़ किया आपने पैरेललिज्म क्रिएट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं जी सेंटेंस प्रॉब्लम्स पर। सेंटेंस प्रॉब्लम क्या चीज़ होती है, यानी जब आप राइटिंग में आप लिख रहे होते हैं सेंटेंसेस तो आपको पता नहीं चलता, आप मिस्टेक्स कर जाते हैं। और बाद औक़ात ऐसा होता है कि जब आप चेक कर रहे होते हैं आप उसको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, तो आपको फिर भी नहीं पता चलता। तो इस तरह के आपको प्रॉब्लम्स का क्योंकि पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या है, तो इसलिए आप उसको एरर को ख़त्म नहीं कर पाते। अब मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स कौन सी होती हैं, सेंटेंस प्रॉब्लम कौन सी होती है स्ट्रक्चर के तौर पर। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स फर्स्ट आपकी प्रॉब्लम है। सेकंड चॉपी सेंटेंसेस आप लिख देते हैं, उसके बाद रन ऑन सेंटेंसेस होते हैं और स्टिंगी सेंटेंसेस होते हैं। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स, सबसे पहले सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या चीज़ होती है। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स आर इनकम्प्लीट सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। यानी आप सेंटेंस फ्रेगमेंट्स क्या चीज़ होती है, आप डिपेंडेंट क्लॉज लिख देते हैं, आप सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं यूज़ करते। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती है इसको हम सेंटेंस फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। याद रखें, आपको पता है कि सेंटेंस जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। वन इंडिपेंडेंट क्लॉज का होना ज़रूरी होता है एक सेंटेंस के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास मेथड एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंस फ्रेगमेंट्स। फर्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम क्या है जी, डिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास। डिपेंडेंट क्लॉज फॉर एग्जांपल अटैच टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। हम क्या करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ गई एक डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज दे आर ऑन वर्क। ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको हम अब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ कनेक्ट करेंगे। हमारे पास वो दे कैन नॉट कम बिकॉज दे आर ऑन वर्क। तो हमने क्या किया, बिकॉज दे आर ऑन वर्क, इसको हमने यूज़ कर दिया है दे कैन नॉट कम के साथ। ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको हमने डिपेंडेंट क्लॉज है और उसको हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच कर दिया है। दे कैन नॉट कम, ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नो वर्ब प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम है मतलब आप लिखते नहीं है, वर्ब जो है वो लिखना भूल जाते हैं। आप एक लेंथी होती है वो नाउन फ्रेज लिख देते हैं, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लिख देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आप वर्ब नहीं यूज़ करते।
इसको करेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आप उसी सेंटेंस को जो प्रॉब्लम हो जिसमें उसको आप री राइट करते हैं, यानी उसी के जो वर्ड्स होते हैं उनको आगे पीछे करके आपने सेटिंग उन्हीं की करनी होती है और आपका वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग एन अपार्टमेंट, ये हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम करेक्ट किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग एन अपार्टमेंट इंक्रीज। अब हमने क्या किया कि ये वर्ड्स को आगे पीछे किया और हमारे पास एक करेक्शन हो गई है। अब यहाँ पर ऊपर देखें प्रॉब्लम क्या थी, द इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग एन अपार्टमेंट, हमारे पास यहाँ पर वर्ब भी यूज़ नहीं हुआ था, हमारे पास एक ये नाउन फ्रेज थी और एक हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज लगा दी, जबकि हमारे पास वर्ड फ्रेज या वर्ब हमारे पास नहीं था। नीचे अगर आप करेक्शन देखें तो उसमें हमने एक नाउन फ्रेज भी यूज़ कर ली, रेंटिंग हमारे पास एक उसके वर्ब आ गया। पहले हमारे पास वर्ब नहीं था बल्कि ये वर्ब जो हमारे पास ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर आ रहा था। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है सेंटेंस फ्रेग। थर्ड प्रॉब्लम हमारे पास होती है पार्टिसिपल फ्रेज। सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में आप जब आप सेंटेंस लिख रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप पार्टिसिपल फ्रेज जो होती है वो यूज़ कर जाते हैं, बल्कि एक सेंटेंस यूज़ नहीं करते। इसको करेक्ट करने का 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इसका मेथड है हमारे पास कि आप ऐड अ सब्जेक्ट एंड चेंज द पार्टिसिपल टू वर्ब। आप पार्टिसिपल जो होता है उसके स्टार्ट पे आप एक सब्जेक्ट लगाते हैं और आपके उसके बाद जो पार्टिसिपल होता है उसको आप एक वर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अटैच द फ्रेज टू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, या आप वो जो फ्रेज आपके पास पार्टिसिपल फ्रेज होती है उसको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच करें तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फ्रेज है पार्टिसिपल फ्रेज फीलिंग लोनली एंड फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस, तो ये हमारे पास एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ये हमारे पास पार्टिसिपल यूज हुए हैं, तो उनको हमने हमारे पास करेक्शन करने का तरीका ये है, शी और ही फेल्ट लोनली एंड फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस। तो आपने क्या किया, पार्टिसिपल फ्रेज में आपने जो पार्टिसिपल था उसको आपने वर्ब के तौर पे यूज़ कर लिया। ठीक है, और उसके स्टार्ट में आपने एक लगा दिया है सब्जेक्ट। सेकेंडली आप उसे अटैच द फ्रेज टू एन इंडिपेंडेंट क्लास, आप फ्रेज को इंडिपेंडेंट, ये जो फ्रेज इसको इंडिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन कर दें। जैसे कि यहाँ पर फीलिंग लोनली एंड फीलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस, दी स्टूडेंट्स वाइजली डिसाइडेड टू मेक एन अपॉइंटमेंट विद हिज काउंसलर। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो यूज़ करनी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपने अटैच कर देना है। जो आपके पास फर्स्ट आपने एरर की थी, जो मिस्टेक थी आपके पास पार्टिसिपल फ्रेज प्रॉब्लम, वो उसको आपने एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच कर देना। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी नाउन फ्रेज और प्लस रिलेटिव क्लॉज। यानी आप क्या करते हैं, पहले तो नाउन फ्रेज यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद फ्रेज के बाद उसको एक साथ ही रिलेटिव क्लॉज को ज्वाइन कर देते हैं। आप इसका तरीका क्या होता है, इसको करेक्ट करने का तरीका ये होता है, चेंज द रिलेटिव क्लॉज इनटू एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। आप जो रिलेटिव क्लॉज होती है उसको आप एक इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाते हैं, या आपके पास दूसरा तरीका ये होता है कंप्लीट द अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी जो आपके पास अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है उसको आपने कंप्लीट करना होता है। इसको कंप्लीट करने का तरीका ये है, मैनी यंग पीपल हु लीव होम एट अर्ली एज, ये हमारे पास एक इनकरेक्ट सेंटेंस है। इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है जी, मैनी यंग पीपल, यानी आपके पास मनी यंग पीपल जो है ये एक नाउन है और इसके साथ रिलेटिव क्लास जो है हु लीव होम एट अर्ली एज, सॉरी ये आपके पास इस तरह होना था, मैनी यंग पीपल, मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने यहाँ पर इकट्ठा यूज़ किया, मैनी यंग पीपल लीव होम एट अर्ली एज। ये हमारे पास अगर आप इस तरह यूज़ करते हैं तो इस तरह आपने रिलेटिव क्लास को डिपेंडेंट क्लास बनाने के लिए आपने हु यूज़ कर लेना यहाँ पर। तो हु यूज़ करने से क्या होगा कि आपके ये जो क्लास है रिलेटिव क्लास है लीव होम एट अर्ली एज, ये वाली रिलेटिव क्लास आपने हु के साथ कनेक्ट की और हु को आपने कनेक्ट कर दिया एक नाउन के साथ। तो इस तरह आपके पास ये एक कंप्लीट आपके पास सेंटेंस बन गया। दूसरा कंप्लीट द अनफिनिश्ड इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है हु लीव होम एट अर्ली एज, ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, सॉरी डिपेंडेंट क्लॉज है। तो इसको
आपने सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज आपने मैनी यंग पीपल, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है, और यहाँ पर हमारे पास ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये हमारे पास नाउन फ्रेज को हमने कंप्लीट करना है, तो इसको हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज बनाना है। मैनी यंग पीपल डू नॉट मैनेज देयर मनी, तो अब डू नॉट मैनेज देयर मनी ये हमारे पास ये लगाने से आपका मैनी यंग पीपल जो है ये नाउन फ्रेज से अब ये बन गई है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। जबकि आपके पास पहले ही हु लीव होम एट अर्ली एज ये आपके पास एक डिपेंडेंट क्लॉज थी। इसके बाद आपके पास ये याद रखें कि कुछ डेंजर वर्ड्स होते हैं, ये आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है। जब आप ये यूज़ करें किसी भी सेंटेंस में, ऑल्दो, इफ़, बिफोर, सिंस, बिकॉज, अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो आप अपने सेंटेंस को दोबारा ज़रूर देखें कि आपने सेंटेंस को कंप्लीट किया है या नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर ऐसी मिस्टेक्स आ जाती हैं, यानी आपकी पार्टिसिपल फ्रेज प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, नाउन फ्रेज प्लस रिलेटिव क्लॉज ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, या आप उसमें डिपेंडेंट क्लॉज जो है वो इनकम्प्लीट होती है आपकी और उसको अपने इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच नहीं किया होता, तो इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए जब भी ये वर्ड्स यूज़ करें, ऑल दो, इफ़, बिफोर, सिंस, बिकॉज, तो ये सबॉर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। आपने याद रखना है कि जब भी आप ये यूज़ करें वर्ड्स, तो इसके साथ देख लें कि आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ की हुई है नहीं है, या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो आपकी कंप्लीट है भी या नहीं। राइटिंग में आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो है चॉपी सेंटेंसेस। चॉपी सेंटेंसेस क्या होते हैं? चॉपी सेंटेंसेस होते हैं टू शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी उनकी लेंथ बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट जो है सेंटेंसेस यूज़ कर रहे हैं और उनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, यानी आपने नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस वर्ब, नाउन प्लस वर्ब, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं आपके पास 4-5 इकट्ठे आ जाए, तो वो आपके राइटिंग स्टाइल जो होता है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। आपको पुअर राइटिंग स्टाइल, बैड राइटिंग स्टाइल जो है वो कंसीडर किया जाता है, जो बच्चों के लिए आप होता है। तो इसको आपने करेक्ट करने के टू मेथड्स हैं आपके पास। फर्स्ट इसका मेथड ऑफ करेक्शन है, इफ द सेंटेंसेस एक्सप्रेस इक्वल आइडियाज यूज कोऑर्डिनेशन टू कंबाइन देम, यानी अगर आपके पास जो सेंटेंसेस आप यूज़ करते हैं जो स्मॉलर होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं, अगर तो उनमें आइडिया जो है वो इक्वल है, तो आप कोऑर्डिनेशन के ज़रिए कोऑर्डिनेटर्स यूज़ करके आप उन सेंटेंसेस को एक कम्प्लेक्स या एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं, और इससे आपकी राइटिंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। चॉपी सेंटेंस फॉर एग्जांपल हमारे पास दो हैं, विंड इज़ एन इंड्योरिंग सोर्स पावर ऑफ पावर, विंड, वाटर इज़ ऑल्सो एन अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स। तो ये हमारे पास दो चॉपी सेंटेंस हैं, दो शॉर्ट सेंटेंस हैं। इन दोनों को अगर आपने मिलाकर एक कंबाइन करके अगर आप लिख दें, तो आपकी वही राइटिंग स्टाइल जो है, वही जो आपके पैटर्न है, वो चेंज करने से आपकी खूबसूरती आ गई है, खूबसूरत से सेंटेंस बन जाएगी। जैसे बोथ विंड एंड वाटर आर इंड्योरिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखें बात तो वही हो गई है, लेकिन वहाँ पर आपने दो सेंटेंसेस यूज़ किए थे और नीचे एक सेंटेंस में वही बात हो गई है, तो ये आपके राइटिंग में खूबसूरती आ गई है। अगर तो आपके पास सेकेंडली, इफ द सेंटेंसेस एक्सप्रेस अनइक्वल आइडियाज़, अगर जो सेंटेंसेस हैं आप यूज़ किए हैं आपने चॉपी सेंटेंसेस, उनमें अनइक्वल आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं, और जो एक सेंटेंस है इंडिपेंडेंट सेंटेंस उसमें इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस हो रहा है और दूसरे में लेस इम्पॉर्टेंट आइडिया डिस्कस हो रहा है, तो उनको आप सबऑर्डिनेटर यूज़ करके आप कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, वी मस्ट फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर डिविंडलिंग। इसको हम सिंगल सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, वी मस्ट फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी बिकॉज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी आर डिविंडलिंग। तो आपने बिकॉज का यूज़ किया है यहाँ पर, बिकॉज यूज़ करके आपने दो इंडिपेंडेंट जो सेंटेंसेस हैं जिनमें अनइक्वल आइडियाज़ डिस्कस हो रहे हैं, तो वो आपने कनेक्ट कर दिए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी रन ऑन सेंटेंसेस। रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं जी? अ सेंटेंस इन विच टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर रिटन वन आफ्टर एन अदर विद नो पंक्चुएशन, यानी आपने पंक्चुएशन यूज़ नहीं की और जो आप इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं वो आप लिखते ही जा रहे हैं और उनको एक जो सेंटेंस के तौर पर लिख रहे हैं। माई फैमिली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया
यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पर एक जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है वो आपका ख़त्म हो जाता है। देन दे इमिग्रेटेड टू कनाडा, तो यहाँ पर एक दूसरा सेंटेंस आ गया, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप राइटिंग में देखें, आपकी कोई ड्राफ्ट पढ़ा है तो उसमें आप देखें, आप गलती ये करते हैं कि आप मुसलसल जो है वो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जो है वो लिखते जाते हैं और आप वो कंप्लीट ही नहीं करते। नेक्स्ट हम आप और पंक्चुएशन भी उसमें आप यूज़ नहीं करते, तो इससे आपका आइडिया जो है वो मुबहम सा हो जाता है, आपको समझ नहीं आती। जब कोई रीडर उसको पढ़ रहा होता है तो उसको समझ नहीं आती कि कौन सी बात कैसे हो रही है। तो कॉमा प्लेसेस क्या होते हैं? व्हेन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर इनकरेक्टली जॉइंड बाय कॉमा विदाउट अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जब आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज नहीं करते और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को आप ज्वाइन कर देते हैं इनकरेक्टली, तो उससे भी आपका आइडिया जो है वो ख़राब हो जाता है और आपका पता नहीं चलता कि कौन सी बात के लिए कौन से जो आपने एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है। माई फैमिली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया देन दे इमिग्रेटेड टू कैनेडा, यहाँ पर अगर आप देखें ये दोनों सेंटेंसेस, इन दोनों जो रॉन सेंटेंसेस होते हैं या कॉमा प्लेसेस होते हैं, इनको करेक्ट करने का सेम मेथड है। ऐड अ पीरियड, आप पीरियड जो है वो ऐड करके आप अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं, उसकी एरर को ख़त्म कर सकते हैं। माई फैमिली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आप डॉट लगाएं, पीरियड, फुल स्टॉप लगाएं, देन दे इमिग्रेटेड टू कनाडा। आप देखें इंडिपेंडेंट सेंटेंस ये एक अलग हो गया और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो है आपका पीरियड लगाने से अलग हो गया। ऐड अ सेमीकोलन, सेमीकोलन को आप यूज़ किस तरह करें? माई फैमिली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया सेमीकोलन देन दे इमिग्रेटेड टू कनाडा। और ये जो आपका सेमीकोलन यूज़ करते हैं ये आपका पुअर स्टाइल होता है, इससे ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए राइटिंग में। अलबत्ता आप कोऑर्डिनेटर यूज़ कर सकते हैं या सबऑर्डिनेटर को यूज़ करें तो वो बेहतर है ज़्यादा, क्योंकि इससे आपका कंपाउंड या कम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा और ये राइटिंग में मैच्योर राइटिंग इसको समझा जाता है। कोऑर्डिनेटर और कम्प्लेक्स जो होते हैं सेंटेंसेस यूज़ करना होता है। माई फैमिली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया एंड देन दे इमिग्रेटेड टू कनाडा। अब देखें सेंटेंसेस वही हैं, क्लॉजेज वही हैं, लेकिन हमने क्या किया, एक वर्ड को यूज़ किया एंड को, तो आपके पास एक कोऑर्डिनेटर यूज़ करने से एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया आपके पास। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, एंड से पहले या कोई भी आप जो कोऑर्डिनेटर यूज़ कर रहे हैं उससे पहले आपने कॉमा लगा लेना है। तो उसके बाद एड अ सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेटर में आपके माई फैमिली वेंट टू ऑस्ट्रेलिया बिफोर द इमिग्रेटेड टू कनाडा, यहाँ पर आपने बिफोर यूज़ किया है, तो बिफोर जो आपने यूज़ किया यहाँ पर देखें तो इससे आपने सबऑर्डिनेशन क्रिएट की है। तो आपने पहले कॉमा नहीं लगाया, जैसा कि आपने कोऑर्डिनेटर में लगाया था, आपने कॉमा नहीं लगाया और आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके पास लास्ट में आता है स्टिंगी सेंटेंस। यहाँ पर मुझसे एरर हो गई थी, स्पेलिंग एरर। लास्ट में हमारे पास आ गए स्टिंगी सेंटेंसेस, STRINGY है। स्टिंगी सेंटेंसेस कौन से होते हैं? यानी आपने टू मैनी इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है वो यूज़ कर दिए हैं, एंड, बट, सो, बिकॉज। ये आप वर्बल में देखें, अगर आप जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो आप उसके साथ एंड, बट, सो, बिकॉज यूज़ करके आप ढेर सारी बातें इकट्ठी कर देते हैं। तो ये आपके इस तरह की जो राइटिंग होती है वो इस तरह समझाता है कि आपने किसी को बोलते हुए लिखा है या आपके जो माइंड में आता गया वो आपने डायरेक्ट लिखते गए, और ये मैच्योर राइटिंग में नहीं आता। स्टिंगी सेंटेंसेस क्या होता है? माई फैमिली, जैसे यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास एक स्टिंगी सेंटेंस है। माई फैमिली लेफ्ट आवर होमलैंड एंड वी लिव्ड इन अ रेफ्यूजी कैंप फॉर सेवरल मंथ्स बट फाइनली वी गॉट आवर डॉक्यूमेंट्स सो वी ट्रेवल टू कैनेडा एंड वी लिव देयर नाउ। तो यहाँ पर देखें आप कॉमा यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी कॉमा यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी, तो आप उनको कनेक्ट करते गए हैं। आप देखें तो इस तरह हम जो कनेक्ट करते जाते हैं और ये आप बहुत ही लेंथी जो सेंटेंस आपका बन जाता है और आप सेंटेंस को ख़त्म नहीं करते हैं। तो इसको सेंटेंस को ख़त्म करना होता है 2 क्लॉजेज यूज़ करके या 3 क्लॉजेज, इससे ज़्यादा क्लॉजेज यूज़ करेंगे तो आपकी वो इमेच्योर राइटिंग हो जाती है और आपका सेंटेंस भी कंप्लीट नहीं होता। तो ऐसे सेंटेंस को आपने कंप्लीट किस तरह करना है? आफ्टर माई फैमिली लेफ्ट आवर होमलैंड वी लिव्ड इन रेफ्यूजी कैंप फॉर सेवरल मंथ। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सेवरल मंथ के बाद आपने क्या किया था? हमने यहाँ पर बट फाइनली वी गॉट, वही सेंटेंस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, मंथ्स को यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगाया, पीरियड लगाया और उसके बाद हमने एक नया सेंटेंस शुरू कर लिया। एज सुन एज, बट के यूज के ऊपर हमने किया कि एज सुन एज वी गॉट आवर डॉक्यूमेंट्स वी ट्रेवल टू कनाडा
वेयर वी लिव नाउ। तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस, सिटिंगी सेंटेंस को हमने 2 सेंटेंसेस में डिवाइड कर दिया। तो ये थी आपके आज का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में कि आप कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी, और इसमें आपको मैंने अपनी पूरी कोशिश की है बताने की कि किस तरह आपने सेंटेंस को करेक्ट करना है। और अगर आप अपनी राइटिंग में देखें और अपनी राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर मलूज़ खातिर रखा करें जब आप सेंटेंसेस को राइटिंग कर रहे होते हैं, किसी भी किस्म की डॉक्यूमेंट्स कोई भी राइट कर रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को देखना है।